मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि कुछ वेदर ऑफिसर्स एक बर्फीले पहाड़ पर अपनी रिसर्च में बिजी होते हैं। यहाँ पर हम जैक को देखते हैं जो कि अपनी रिसर्च सैंपल कलेक्ट कर रहा होता है, जो कि बेसिकली आइस सैंपल्स थे। जैक अपने कुलीग के साथ एक ड्रिल मशीन को ऑपरेट कर रहा होता है कि तभी अचानक से वहाँ पर बर्फ टूटने लगती है और उनकी ड्रिल मशीन उस क्लीवेज के अंदर गिर जाती है, जिससे कि उसे निकालना बहुत ही मुश्किल था। तभी जैक नोटिस करता है कि उन्होंने जो रिसर्च सैंपल कलेक्ट किए थे वो दूसरी तरफ रह गए हैं, इसीलिए वो उन्हें लेने के लिए उस तरफ जंप करता है, मगर इतने में दोनों साइड्स का गैप और भी बढ़ने लगता है। ये देखकर जैक फौरन से जंप करता है, मगर वो दूसरी तरफ पहुंच नहीं पाता। उसके कुलीग्स को लगता है कि शायद जैक उस गड्ढे में गिर चुका है, मगर नीचे देखने पर उन्हें पता चलता है कि जैक ने खुद को बचा लिया है, इसलिए वो उसे सपोर्ट देकर ऊपर खींच लेते हैं। और अब ये नजारा देखने के बाद ये तीनों ही काफी हैरान होते हैं। सीन शिफ्ट होता है दिल्ली, इंडिया पर, जहाँ पर हम देखते हैं कि जैक यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग में वेदर कंडीशंस, खासकर ग्लोबल वार्मिंग को लेकर ब्रीफ कर रहा होता है। जैक बताता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ पर कंडीशन वर्स होने का खतरा है और अगर हम इसको लेकर सीरियस ना हुए तो अगले 100 सालों में ही हम इसके खतरनाक अंजाम देखेंगे कि जब ये पूरी दुनिया आइस एज में कन्वर्ट हो जाएगी। तब कोई जैक से सवाल करता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, तो यहाँ पर आइस एज क्यों आएगा? तब जैक बताता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे और इस वजह से एटमॉस्फेयर का हैबिट चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स, साइक्लोन और बहुत सी बड़ी बड़ी क्लैमिटीज आएंगी, जो कि जल्द ही अर्थ को आइस एज में कन्वर्ट कर देगा। अब जैक की इस बात को यूएसए के प्रेसिडेंट रिजेक्ट कर देते हैं और उसकी बात को सीरियसली नहीं लेते, जिसकी वजह से काफी और कंट्रीज भी जैक की इस रिसर्च में इंटरेस्ट शो नहीं करती। लेकिन इसी कॉन्फ्रेंस में हम एक और रिसर्चर टेरी रैप्सन को देखते हैं, जिसे जैक की बातों पर यकीन था। वो काफी वक्त से जैक की रिसर्च को फॉलो भी कर रहे थे। जैक ने जो कुछ भी कहा था उस पर तो किसी ने बिलीव नहीं किया, लेकिन हम देखते हैं कि दिल्ली में ऑलरेडी बर्फ पड़ रही थी और क्लाइमेट कंडीशंस कुछ ठीक नहीं थी। सीन वापस से टेरी रैप्सन पर आते हैं, जो कि स्कॉटलैंड में अपनी रिसर्च सेंटर पहुंच जाते हैं, जहां पर उनके साथ उनके दो और कुलीग भी होते हैं। फिर हम देखते हैं कि टोक्यो में अचानक से मौसम बहुत ही खराब हो रहा है और फिर लोगों पर बर्फ के बड़े बड़े गोले गिरना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि बहुत सारे लोग जख्मी होते हैं। वहीं जैक को दिखाते हैं जो कि अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है। अपने काम की वजह से जैक अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता। जैक की वाइफ कहती है कि उनका बेटा सैम एक सब्जेक्ट में फेल हो गया है, इसकी वजह जैक है जो अपने बेटे को टाइम नहीं देता। जैक उसे समझाने की कोशिश करता है, तब लूसी कहती है कि सैम ने एक क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है जो कि न्यूयॉर्क में होगा, तो एटलीस्ट तुम उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने आ जाना। इस पर जैक कहता है कि वो हर हाल में सैम को एयरपोर्ट तक छोड़ने आएगा और अगले दिन जैक अपने बेटे से मिलने आता है, जिसके बाद वो उसे एयरपोर्ट छोड़कर अपने काम पर वापस चला जाता है। सीन एक सैटेलाइट पर शिफ्ट होता है, जहां दो साइंटिस्ट स्पेस से अर्थ का एटमॉस्फेयर नोटिस कर रहे होते हैं, जहां वो बर्फ की तूफान देख रहे थे और इसे देखकर काफी हैरान थे। उधर सैम अपने दोस्तों के साथ प्लेन में होता है। तब अचानक मौसम खराब होने की वजह से प्लेन का बैलेंस भी खराब होने लगता है। सैम काफी डर जाता है क्योंकि उसे फ्लाइट से वैसे ही काफी डर लगता है। वहीं देखते हैं कि ओशन की हालत भी अब कुछ ठीक नहीं है और इस बारे में एक रिपोर्ट टेरी रैप्सन को दी जाती है, जो कि देखकर वो काफी हैरान होते हैं। उधर सैम का प्लेन सेफली लैंड कर जाता है और वो न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं। वहां सैम नोटिस करता है कि बहुत सारी बर्ड्स एक ही डायरेक्शन में उड़ रही हैं। खैर सैम इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता और फिर वो अपने सेंटर पहुंचता है, जहां पर उनका कंपटीशन शुरू होने वाला था और पहले राउंड में उनकी टीम काफी अच्छा परफॉर्म करती है। टी ब्रेक में एक लड़का सैम की फ्रेंड लॉरा से बात करने आता है, जो कि सैम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि सैम लॉरा को पसंद करता है। वहीं दूसरी तरफ जैक जब सो रहा होता है तो उसे टेरी रैप्सन की कॉल आती है, जो कि जैक को बताते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को लेकर जैक ने जो प्रेडिक्शंस की थी वो सब सही थी, सिवाय एक प्रेडिक्शन की, और वो ये है कि वो सब कैलामिटीज आज से 100 साल बाद नहीं बल्कि अभी ही अर्थ पर आने वाली है। ये सब सुनकर जैक शॉक्ड रह जाता है क्योंकि अर्थ जल्द ही आइस एज में कन्वर्ट हो जाएगा और उनके पास टाइम बहुत ही कम है। इस टाइम में उन्हें सबको अलर्ट करना होगा और कोई सही डिसीजन लेना होगा, वरना सब बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। और इसके बाद रैप्सन अपनी रिपोर्ट भी जैक को बताता है, जो कि देखकर जैक बहुत ही परेशान हो जाता है क्योंकि अब इनके पास टाइम कम था। इसके बाद जैक अनॉय के प्रेसिडेंट से बात करता है, जिनका नाम टॉम था, और वो उसे एक खास किस्म के मौसम देखने वाली मशीन का मॉडल बनाने की इजाजत मांगता है, लेकिन टॉम इससे बिल्कुल ही मना कर देता है। इसके बाद अब लॉस एंजलिस पर बहुत बड़ा तूफान आने की वजह से वहाँ पर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, जिसके बाद वहाँ के प्रेसिडेंट ब्लेक और टॉम को भी ये सब पता चल जाता है और फिर
ब्लेक पूरी कंट्री में प्लेन्स के टेक ऑफ पर पाबंदी लगा देता है, जिसके बाद ये खबर टॉम को भी पता चलती है और वो समझ जाता है कि जैक बिल्कुल ठीक कह रहा था, क्योंकि पूरी दुनिया में मौसम बहुत ही तेजी से चेंज हो रहा है। इसीलिए टॉम जैक को वो मॉडल बनाने की इजाजत दे देता है और उसकी तैयारी के लिए अब इनकी टीम के पास सिर्फ 48 घंटे थे। इसीलिए जैक को वो मॉडल बनाने में टाइम लग जाता है। अब 24 घंटे लगातार इस पर काम करने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि अगर उन्होंने कोई स्ट्रेटेजी बनाने में देर की और अगर उन्होंने जल्द ही इस बारे में कुछ ना किया तो कुछ ही हफ्तों में ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसीलिए उन्हें कुछ भी करके सब लोगों को बचाना होगा। अब ये सब कुछ जानकर जैक सैम को वापस आने के लिए कहता है, जिस पर सैम बोलता है कि कोई भी फ्लाइट ना होने की वजह से हम नहीं आ सकते। इसके साथ अब जैक अपनी बनाई हुई रिपोर्ट और सब डॉक्यूमेंट्स को वाइस प्रेसिडेंट को दिखाता है, लेकिन इस बार भी बेकर उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इधर रैप्सन भी देखता है कि हर जगह मौसम खराब होने की वजह से क्लाइमेट में बहुत ही चेंज आ चुका है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही सब कुछ जम जाएगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि नॉर्थ में आइस के बन जाने की वजह से मौसम बहुत ही सर्द हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कॉटलैंड में 2 हेलीकॉप्टर आइस की वजह से क्रैश हो जाते हैं, क्योंकि वो हवा में चलते चलते ही जम जाते हैं और आखिर में वो सभी गिरकर मारे जाते हैं। इधर जैक को भी स्कॉटलैंड के खराब मौसम की खबर मिलती है, इसीलिए वो रैप्सन को कॉल करके उसे कहता है कि वो जल्द ही वहाँ से निकल जाए, क्योंकि उनकी तरफ एक बहुत बड़ा तूफान तेजी से बढ़ रहा है। जिस पर कि रैप्सन कहता है कि अब बहुत ही देर हो चुकी है और अब कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए वो जैक से एक आखिरी अलविदा लेता है, जिसके बाद हम उस जगह पर एक बर्फीला तूफान आते हुए देखते हैं और जाहिर है कि उस तूफान में रैप्सन और उसके दोस्त मारे जाते हैं। इधर दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में तेज और खतरनाक बारिश होती है, जिससे सैम और उसके दोस्त फंस जाते हैं। इसीलिए एक सिक्योरिटी गार्ड उनको एक पब्लिक लाइब्रेरी में जाने को कहता है। फिर अचानक से वहाँ पर सैम को एक खतरनाक सुनामी आते हुए दिखाई देती है, इसीलिए वो लॉरा को उससे बचा के अंदर ले जाता है और इस सब में लॉरा को चोट लग जाती है। और अब हम देखते हैं कि पूरी ही न्यूयॉर्क सिटी में पानी भर चुका है। यहाँ पर सैम लाइब्रेरी के एक फोन से जैक को कॉल मिलाने की कोशिश करता है और उसे पूरे न्यूयॉर्क का हाल बताता है। जब जैक उसे बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने और अपने दोस्तों के साथ वही लाइब्रेरी में रहे। फिर वो सैम से कहता है कि वो लोग जितना कर सके खुद को गर्म रखने की कोशिश करें, जिसमें कि जैक उसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उनका इंतजार करे, क्योंकि वो कुछ भी करके उसे लेने जरूर आएंगी। इसके बाद जैक टॉम के कहने पर प्रेसिडेंट ब्लेक से मिलता है और उन्हें अपनी जमा की हुई सारी इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है, जिसके बाद ये रिजल्ट निकलता है कि वो लोग नॉर्थ में फंसे जितने भी लोग हैं उनको बाहर निकालेंगे और सेफ जगह प्रोवाइड करेंगे और उन्हें मैक्सिको भेजना होगा, क्योंकि मैक्सिको की हालत नॉर्थ से बेहतर है। इसके बाद अब जैक प्रेसिडेंट से बात करने के बाद अपने दोस्त फ्रैंक और जेसन को लेकर सैम को बचाने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क का टेम्परेचर लो होने की वजह से सारा पानी जम गया था और सैम के साथ लाइब्रेरी में बाकी फंसे हुए लोग बाहर का नजारा देख रहे थे और ये देखकर वो काफी डर जाते हैं। उनमें से फिर एक पुलिस वाले की नजर कुछ लोगों पर पड़ती है जो कि मैक्सिको की तरफ जा रहे थे, इसीलिए वो सभी लोगों को लाइब्रेरी से निकलकर मैक्सिको की तरफ जाने का बोलता है, मगर सैम उनको मना करता है और उन्हें कहता है कि मेरे फादर इनॉय में काम करते हैं और उनके मुताबिक उन्हें वहीं पर रुकना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर काफी गिर चुका है और अगर वो बाहर गए तो पक्का मारे जाएंगे। साथ ही वो उनसे ये भी कहता है कि उनके फादर ने उसे वादा किया है कि वो उसे बचाने जरूर आएंगे, लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता और फिर सैम, उसके दोस्त और कुछ और लोगों के अलावा बाकी सब लोग वहाँ से मैक्सिको की तरफ निकल जाते हैं। और हम देखते हैं कि गवर्नमेंट बहुत ही बड़ी तादाद में लोगों को मैक्सिको की तरफ भेज रही है और उनकी यही कोशिश होती है कि वो लोग बहुत से लोगों को बचा सके। इसके बाद हम फ्रैंक, जैक और जेसन को न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं, मगर रास्ते में गाड़ी खराब होने की वजह से उनको आगे चलकर जाना पड़ता है। और अब हम देखते हैं कि सैम और उसके दोस्त खुद को गर्म रखने के लिए लाइब्रेरी के सब किताबों को जलाते हैं। वहीं पर ब्लेक की इसी मौसम की वजह से मौत हो जाती है और फिर बेकर को नया प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। इधर जैक और उसके दोस्त पेंसिल्वेनिया पहुंच चुके थे, जहां पर बहुत ही ज्यादा बर्फ थी कि उसमें बहुत बड़ी बड़ी इमारत भी छुप गई थी। उधर ही एक इमारत से गिरने की वजह से फ्रैंक की वहीं पर मौत हो जाती है, इसीलिए ना चाहते हुए भी जैक और जेसन को आगे बढ़ना पड़ता है। और उधर अचानक से लॉरा की तबीयत खराब होने लगती है और अब सैम और उसके दोस्त लॉरा के लिए कुछ दवाई ले ही रहे होते हैं तो कुछ भेड़िए उन पर अटैक कर देते हैं, जो कि जू से आजाद होकर यहाँ पर आ गए थे और वो जीडी को बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी कर देते हैं। पर सैम इन सब को बचाकर वापस ले आता है, जिसके बाद वो लोग लॉरा को दवाई देते हैं और उसको खाने के बाद वो बहुत ही अच्छा फील करती है। इधर अचानक ही तूफान आने की वजह से जेसन बेहोश होने लगता है, इसलिए जैक उसको लेकर एक जगह पर रुकने का सोचता है। वहीं पे एस्ट्रोनॉट्स को अर्थ पर तूफान कम होते
होते हुए दिखता है, जिसके साथ ही न्यूयॉर्क में भी तूफान रुक जाता है और जैक जेसन के साथ फिर से चलना शुरू करता है, जो कि जल्द ही जैक के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर आखिरकार जैक अपने बेटे से मिलने में कामयाब हो जाता है। फिर जैक और उसके बाकी साथियों को बचाने के लिए जैक टॉम को हेल्प के लिए बुलाता है और फिर टॉम ये बात न्यू प्रेसिडेंट बेकर को बताता है, जिस पर कि वो फौरन ही हेल्प के लिए आर्मी को भेजता है, जिसकी मदद से सैम और बाकी लोगों को बचा लिया जाता है। पर जब हेलीकॉप्टर से जैक और सैम नीचे देखते हैं तो उन्हें नजर आता है कि न्यूयॉर्क में अब भी काफी सारे लोग बचे हुए हैं और जो लोग सैम की बात माने बगैर निकले थे वो सब मारे जा चुके हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं कि मौसम खुद ही आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा है और जल्द ही सब पहले जैसा हो रहा है। अब आखिर में टीवी पर प्रेसिडेंट बेकर सबसे अपनी गलती की माफी मांगते हुए कहते हैं कि उन्होंने जैक की बात नहीं मानी थी। अगर उन्होंने जैक की बात मान ली होती तो बहुत सारे लोगों को बचाया जा सकता था। साथ ही वो कहते हैं कि ये नेचर का हमें दिखाया गया एक सैंपल था, क्योंकि अगर हम अर्थ की प्रोटेक्शन नहीं करेंगे और उसके लिए कोई भी कंट्रोल मेजर्स नहीं लेंगे तो हमारे साथ ऐसा दोबारा भी होगा और हमें इसकी सजा मिलेगी। गॉड ने हमें बता दिया है कि उसके सामने हम इंसानों की कोई नहीं चलती।